हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखो, ये टॉपिक कैट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ओमेट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कई टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एपी जीपी एचपी तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, और भी कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको एक एक करके हम आज डील करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं वो स्पेशल सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जैसा मैंने बोला, आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी का मतलब होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मोस्टली अब एग्जाम्स में इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते नहीं हैं, इनको भी हम देखेंगे। पैटर्न बेस्ड सीरीज, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है नंबर्स के बीच में, तो उसको भी हम देखेंगे। आज शुरुआत करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ से, दैट इज स्पेशल सीरीज। अब वाई इज दिस सो स्पेशल, लेट्स सी। तो स्पेशल सीरीज कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहाँ पे आपको कोई पैटर्न बनेगा, नॉट पैटर्न बेस्ड सीरीज, तो उसमें nth टर्म फाइंड आउट करना होता है। ये बेसिकली आपको ना इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक करना होता है। तो स्पेशल सीरीज के अंदर ये फ्रैक्शनल वाली सीरीज आती है, जहाँ पे आप डिनोमिनेटर को ब्रेक करके लिखते हो। तो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये जो 1/6 लिखा है, हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट आ जाए डिनोमिनेटर में। अब देखो, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप ऐसे लिखते 1/6 को आप लिख सकते हो इधर 1/1 इंटू 6, या फिर लिख सकते हो 1/2 इंटू 3। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसको उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना है। लेकिन कौन से टाइप में, इस टाइप में या इस टाइप में? अब इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे जो उस सीरीज में बन रहा होगा। जैसे 1/12 को अगर आप देखो, ये 1/6 का ही है। अगर मैं 1/12 की बात करता हूं तो ये भी क्या बनेगा, 1/1 इंटू 12। लेकिन उससे कुछ फायदा तो होगा नहीं। सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट 1/3 इंटू 4। अब नोटिस करो, जिस पे ये नंबर खत्म हुआ उससे ये अगला नंबर शुरू हुआ, तो इससे कुछ ना कुछ तो हमें मिल जाएगा। तो इस 1/6 की जगह आपको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/2 इंटू 3 से, प्लस 1/3 इंटू 4 से। अब इट विल मेक सेंस कि जो 1/20 आएगा ये भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सिक्यूटिव ही हो, बट एक पैटर्न एग्जिस्ट करना चाहिए। वो पैटर्न क्या है, जिससे ये नंबर खत्म हो रहा है उससे अगला वाला फ्रैक्शन शुरू होना चाहिए। तो यही पैटर्न आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके बाद क्या, पैटर्न तो दिख गया, दैट्स ऑल गुड। अब देखो, तो ये जो 1/2 इंटू 3 लिखा है मैंने, जो 1/2 इंटू 3 लिखा, इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ? मेन चीज़ क्या है, स्प्लिट करना है किसको, डिनोमिनेटर को। तो 1/2 इंटू 3 कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस 1/3। सर ये कैसे हो गया, इसको ये तो मल्टीप्लिकेशन में तो ये अलग अलग कैसे कर दिया? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो कितना बचा 1/6। तो एग्जैक्टली वही मिल रहा है। सो बेसिकली होता ये है कि जिस फैक्टर में आपने इसको तोड़ा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगल बगल के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो 1/2 माइनस 1/3 लिखोगे तो ये 1/2 इंटू 3 की जगह पे आ जाएगा। फिर प्लस साइन लगाया, इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो, 1/3 माइनस 1/4, फिर प्लस में 1/4 माइनस 1/5। तो तुम अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि हर एक टर्म, पहले टर्म को छोड़ के हर एक टर्म और आखिरी टर्म को छोड़ के सबके पास अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, उससे क्या होता है, उससे चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। -1/3 प्लस 1/3 से कट जाएगा, -1/4 प्लस 1/4 से कट जाएगा। सो ऑल यू आर लेफ्ट विथ इज 1/2 माइनस 1/5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, डिनोमिनेटर आ जाएगा 10, 5 - 2 3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये है एक स्पेशल टाइप की सीरीज, और इस पे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। कैट में तो मिलता ही है, स्पेशली ओमिट्स में भी ये कई बार आता है। स्नैप में आ गया, आपका मैट में आ गया है ना, सी मैट में आ गया, कई टाइप के एग्जाम्स में आपको ये मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पे भी आपको यही चीज़ करनी है। अब देखो, हर क्वेश्चन को करने से पहले आपका काम होना चाहिए कि वीडियो को वहीं पे पॉज करो एंड पहले खुद से ट्राई करो, देन सोल्यूशन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। जैसे 1/42 लिखा है, इसको भी हम कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, बट अगले टर्म का जो फैक्टर है डिनोमिनेटर का वो हमें दिखना चाहिए। तो यू कैन राइट 1
6 इंटू 7 प्लस में 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 11। तो देख सकते हो इस तरीके से मैंने ब्रेक किया। हर एक नंबर में जिस नंबर से खत्म हो रहा है, जिस फैक्टर पे खत्म हो रहा है, दूसरे नंबर में उसी फैक्टर से शुरू हो रहा है। जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया था, इसको आप लिख सकते हो 1/6 माइनस 1/7। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट अगेन, ये 1/6 इंटू 7 ही बन जाएगा। तो प्लस 1/7 माइनस 1/8 एंड ये चलता जाएगा। कब तक जाएगा भाई? ये देखो -1/10 और प्लस में 1/10 माइनस में 1/11। तो हर एक टर्म प्लस माइनस चलता है, जिसमें पहला वाला टर्म प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। तो यहाँ पे हर एक ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर दिस 1/6 माइनस 1/11। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा 66। 11 इंटू 6 66 हो गया। 11 माइनस 6 इज जस्ट 5। तो 5/66 इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सी सीरीज होती है। अगर आप पहला एग्जाम्पल समझ गए हो तो आगे के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया, सेम ही तो है। तो ये लिख सकते हो 1/7 इंटू 8 प्लस में 1/8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10। क्या चल रहा है? हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट ही है यहाँ पे। तो हमें 600 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाए। अब 600 30 इंटू 30 होता है, सॉरी 30 इंटू 20 होता है, 30 इंटू 20। बट इसमें जो गैप है वो 10 का गैप है। हमें 10 का गैप नहीं चाहिए, हमें ऐसा गैप चाहिए जो सिर्फ एक का गैप हो। अब इतना भी आपको मालूम है कि 25 इंटू 25 ये कितना होता है? ये हो जाता है 625, और इसमें गैप है नहीं। तो अगर मैं इसको 24 कर दूं और इसको 25 कर दूं, तो 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 24 करोगे तो 600 आ जाएगा, जो सेटिस्फाई कर रहा है। गैप कितने का है? गैप 1 का है। तो मुझे बस इसी को ऐसे लिखना था 1/24 इंटू 25। अब देख सकते हो इन सब में मैंने क्या किया है, हर एक ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड टर्म अप टिल द सेकेंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। बचेगा क्या? बचेगा खाली 1/7, देखो -1/8 एंड सो ऑन। ये जो आएगा ये प्लस में 1/24 आएगा और माइनस में 1/25 आएगा। हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि यहाँ पे सब कुछ कट रहा था एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो बाकी सारी चीज़ें आप काट दोगे, बचेगा क्या? खाली 1/7 माइनस में 1/25। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 25 इंटू 7 175 आ जाएगा, और 25 माइनस 7 कर लोगे तो 18 आ जाएगा। तो आंसर इज 18/175। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेन चीज क्या है? आइडेंटिफाई करना कि ये जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस टर्म्स। सब में कितने का गैप था? एक एक का गैप था, तो हमें एक का ही गैप रखना था, वरना तो 20 इंटू 30 से भी आ रहा था 600। हमें 20 इंटू 30 नहीं लेना, हमें वही गैप लेना है जो इवेंचुअली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1/8 1/15 इस पे हम आते हैं दोबारा, लेकिन पहले उससे पहले इसको देखो। अगर अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे खोलूं तो भाई दिस कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/5 इंटू 7, क्योंकि जिससे ये नंबर खत्म हो रहा है उसी से अगला शुरू होना चाहिए। 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिया, लेकिन अब हम इसको अगर ऐसे लिखते 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन अप टिल दिस 1/11, तो सब कुछ आप काटते और लिखते 1/3 माइनस 1/11, और इसका आंसर क्या कर देते? इधर 33 कर देते, 11 माइनस 3 8। बट ये आंसर गलत होता। क्यों गलत होता? देखो मैंने इतना करा दिया, गलत क्यों बता रहा हूँ फिर? गलत मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस पर गौर फरमाओ 1/8 को, तो मैं इसको 1/2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको अलग करता हूँ 1/2 माइनस 1/4, अगर मैं इसको अभी यहाँ पे अलग कर लेता हूँ 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पे एलसीएम तो वापस से 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/4 करोगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा, 1/8 नहीं आएगा। मैं एलसीएम अगर 8 ले रहा हूँ, सुनो, अगर मैं एलसीएम को 8 ले रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2, जो आएगा 2/8।
लेकिन क्वेश्चन में क्या था 1/8 और यहाँ पे भी 1 था, तो ये 2 कहाँ से आ जा रहा है, तो ये 2 होना नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तब ये सही होता। सो द पॉइंट हेयर इज कि अगर आप इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करके डायरेक्टली लिख रहे हो तो ये गलत है, बिकॉज ये 1/3 माइनस 1/5 1/15 नहीं देगा, ये 2/15 देगा। ये जो नंबर है ये 2/15 देगा, ना कि 1/15। इसको सिंप्लीफाई करके देख लो आप, 1/3 इंटू 5 आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिखो, बट दिस विल बी 1/3 माइनस 1/5, ये इसके बराबर नहीं होगा, समझे, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 2/15 आ जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, 1/3 इंटू 5, जो भी इसके में गैप होगा उसको आप डिवाइड करके आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/5। अब देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/15 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट 1/15। तो जब भी आप इस तरीके से देखोगे जहाँ पे एक से ज़्यादा गैप है तो उस गैप को मुझे बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, सेम जो इस क्वेश्चन में था। अब देखो जो गलती हमारी क्या थी यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया वो गलती थी। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 1/2, ये आएगा 1/3 माइनस 1/5। अगर इसको तुम दोबारा सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें 1/15 ही मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो इस पूरी चीज़ को, एग्जैक्टली और गेटिंग इज 1/15। सिमिलरली 1/2, यहाँ पे 1/5 माइनस 1/7 एंड चलो सभी लिख देते हैं 1/2 1/7 माइनस 1/9 एंड प्लस में 1/2 1/9 एंड माइनस में 1/11। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो 1/2 अगर आप कॉमन ले लो तो 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 एंड सो ऑन। चलो बचा ही कितना, प्लस 1/9 एंड माइनस में 1/11। तो इससे देखो आपका एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये सब कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना 1/2, यहाँ पे 1/3 माइनस में 1/11। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा 1/2 बाहर एंड 8/33, 8/33। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 4/33। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड नॉट 8/33। आई होप दिस मेक सेंस क्यों यहाँ पे मैंने ये काम किया। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं बताने से पहले इसको भी करा देता हूँ। इसको आप लिखोगे 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 प्लस 1/15 इंटू 19। ये पैटर्न हमेशा चलता रहेगा, आप चाहो तो इसको दोबारा क्रॉस चेक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे ही पैटर्न चलेगा। अब यहाँ पे जो गैप है देखो 4 का गैप है, तो अगर आप 1/3 माइनस 1/7 करना चाहोगे तो आपको पहले बाहर 1/4 करना पड़ेगा एंड सबके साथ ये चीज़ चलेगी। तो यहाँ पे भी प्लस 1/7 सो ऑन अप टिल कहाँ तक, माइनस 1/19 तक। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर दिस 1/4 1/3 माइनस 1/19। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, बाहर 1/4 है, अंदर आ जाएगा 19 इंटू 3 इज 57 और 19 माइनस 3 इज 16। तो ये कैंसिल आउट होके 4 बचेगा, तो आंसर विल बी 4/57। तो आप खुद देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या बनता है जब आप इसको स्प्लिट करते हो। इन नंबर्स के बीच में जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए, पहली चीज़। नंबर के बीच का गैप सेम है, जिस नंबर से यहाँ वाला ख़त्म हुआ जिस फैक्टर पे, उसी फैक्टर से अगला नंबर अगला टर्म शुरू होना चाहिए। तो ये 2-4 बातें अगर आप ध्यान में रखोगे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। और इन सब का जो लॉजिक बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप देखोगे 1 अपॉन गैप 1 माइनस द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस द लास्ट फैक्टर ऑफ द लास्ट टर्म। तो इस तरीके से आपको बस इसको फैक्टर्स में तोड़ना है एंड आंसर निकालना है। देखो इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आ जाएगा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9। देखो 2 का गैप आ रहा है, अब इसको हमें ब्रेक करना है बस। अब ब्रेक करोगे कैसे, समझो इस चीज़ को, a इंटू बी, दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो 483 है एंड इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। अब जो 483 नंबर होता है ना वो 21 to 22 के अराउंड आता है। 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा, 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा। अब ये 483 है जो 22 के स्क्वायर से तो छोटा है, मतलब एक नंबर 22 से छोटा होगा और एक नंबर 22 या उससे बड़ा हो सकता है। तो हमें गैपिंग 2 की रखनी है, तो नंबर कुड बी ईदर 20 इंटू 22
और 21 इंटू 23, इसी के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट का यूनिट डिजिट 0 है और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो ये तो आउट हो गया। अब मैंने दो का ही गैप क्यों लिया, क्योंकि सब में यहाँ पे दो का गैप ही निकल के आ रहा था। तो जब तुम 21 इंटू 23 यहाँ रखोगे, दिस इज एग्जैक्टली 21 इंटू 23। अब देखो इसको आपको बार बार ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना था, 1 अपॉन द गैप, गैप कितना है इन दोनों बीच, सबके बीच में दो का गैप है, 1 अपॉन द फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन द लास्ट टर्म विच इज 23, एंड दैट्स इट। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना फिर। 1/2 यहाँ पे 23 इंटू 3 9 एंड 6 69 हो गया, और यहाँ 23 माइनस 3 20 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज 10/69, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो देखो आपको बस फैक्टर्स देखने डिनोमिनेटर के, तो ये स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर जो स्पेशल सीरीज होती है, ये बेसिकली स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर के अंडर आपके आती है। अभी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, बिना एपीजीपी के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, इसके बाद की बात कर लेते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन जब वियर्ड दिखे उनसे घबराने का नहीं है, हमें पहले उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी दिया हो, हमें सबसे पहला काम ये करना है, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। तो ये जो 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दिया है, कांट आई राइट इट लाइक दिस कि 1/7 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3, और वाइस वर्सा 7 माइनस 3 7 प्लस 3। इसको आप पहले माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 7 माइनस 3 एंड 7 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10। बढ़िया, 1/4 इंटू 10 आपको मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगेगा। पूरी मैथमेटिक्स में आप यही सीखते आ रहे हो, पूरे अलजेब्रा से भी स्टार्टिंग से, तो क्यों ना इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 1/4 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 13 माइनस 3 10 होता है, और ये 16 हो जाएगा। फिर ये चीज़ चलती जाएगी। अब आपको आखिरी टर्म ही देखना है खाली, और कुछ नहीं। तो आखिरी टर्म विल बी 49 माइनस 3, दिस इज 46 इंटू 52, दैट्स इट। तो आपने एक बार ये टर्म्स लिख लिए, इसके बाद तो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो गैप इनके बीच का कितना है, गैप इज 6, 6 का गैप है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन द गैप फर्स्ट टर्म माइनस द लास्ट टर्म, दिस इज द गैपिंग। ठीक है, अब 1/6, यहाँ पे आप एलसीएम 52 एग्जैक्टली ले सकते हो, क्योंकि 4 और 52 में दोनों में 52 आता है। तो 4 टाइम्स 13 4 टाइम्स 52 होता है, और ये -1 कर लोगे तो इधर 12 आ जाएगा। तो 1/6 इंटू 12/52, तो इसको कैंसिल किया तो यहाँ से आ जाएगा 2/52 या 1/26, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉट अ डिफिकल्ट वन बट एन इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हर बार आपको गैप्स देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 3/4 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/1 इंटू 4। ठीक है, 3/1 इंटू 4 हो गया। अब मैंने आपको यही बोला कि जिस नंबर पे ये ख़त्म होता है, जिस फैक्टर पे, उसी से अगला शुरू होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 9 कितना होता है, 36 होता है, बिल्कुल बन भी रहा है। प्लस में डेफिनेटली यहाँ पे 7/9 इंटू 16 बन जाएगा। ठीक है, प्लस में 9/16 इंटू 25 बन जाएगा, एंड दिस गोज ऑन टिल लास्ट। अब मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि लास्ट में क्या टर्म आएगा। अब नोटिस करो, ये आपका पहला टर्म था, पहले टर्म में 1 का स्क्वायर था, दूसरे टर्म में पहली वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर है, तीसरे टर्म में ये 3 का स्क्वायर है, चौथे टर्म में ये 4 का स्क्वायर है। तो जब आप 30 टर्म्स की बात कर रहे हो, एंड जो 30th टर्म आएगा वो आएगा 30 का स्क्वायर। बात समझ में आई, जो आपका 30th टर्म आएगा वो आएगा 30 का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ द लॉजिक जो चल रहा है। उसके बाद क्या है, ये जस्ट उसके बगल वाले नंबर का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 31 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर को अगर आप बात करो, देखो इन सब में सारी केस में गैप फिक्स है ही नहीं, गैप फिक्स नहीं है। तो गैप है क्या, गैप वही नंबर है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है गैप वही है जो न्यूमरेटर में लिखा है। तो इस केस में ये कितना आ जाएगा, 61, बिकॉज दिस 30 का स्क्वायर इज, यू कैन राइट इट एज 900। 30 का स्क्वायर यू कैन राइट इट एज 900,
एंड 31 का स्क्वायर इज 961। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते थे। अब अगला स्टेप बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे गैप की कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर आप 1/1 माइनस 1/4 करोगे तो एग्जैक्टली आपको 3/4 मिलेगा। तो अलग से कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज डिवाइड आप तब करते जब वो नंबर न्यूमरेटर में ना आ रहा, तो 1 आ रहा, अभी तक सारे क्वेश्चन में हम 1 कर रहे थे, इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ रहा था। लेकिन अगर न्यूमरेटर में है ही नहीं, वो 1 है ही नहीं, नॉर्मल वही नंबर है जो सॉल्व करके आ रहा है, मतलब इसको दोबारा सॉल्व करोगे आप यहीं पहुंच जाओगे, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा क्वेश्चन ऐसे करने की वजह से। तो इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं, प्लस में 1/4 माइनस में 1/9, तो होगा क्या, ऑल्टरनेट टर्म्स भी कट जाएंगे और आपका जो न्यूमरेटर है दैट विल ऑलरेडी बीन टुक केयर ऑफ। फिर प्लस में 1/9 माइनस में 1/16, अगेन देखो 16 माइनस 9 7 आता है आपका, इस तरीके से चलता जाएगा। तो दिस विल गो ऑन टिल 1/30 माइनस 1/31 तक। लॉजिक यही कहता है हर एक टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद जस्ट 1 माइनस 1/31, सो द आंसर इज 30/31। दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पैटर्न बेस्ड सीरीज में भी इंक्लूड कर सकते थे और अपने आप में ये नॉर्मली भी हो जाता। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ एपी की ही बात करेंगे, फिर अगले में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीपी एंड एजीपी, फिर उसके बाद एचपी एंड स्पेशल सीरीज। तो 3 वीडियोस में विल बी डन विद द टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, बेसिकली सीरीज ही है, एक प्रोग्रेशन है, एक ये प्रोग्रेस कर रहा है, 2 तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अब इंक्रीज डिक्रीज एक कांस्टेंट टर्म के साथ होगा, उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 5 9 13 17 एंड सो ऑन, तो आप देखोगे हर एक टर्म पिछले से 4 ज़्यादा है, हर एक टर्म पिछले वाले से 4 ज़्यादा है। तो अब अगला टर्म भी आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसमें 4 जोड़ के जो होगा 21। तो ऐसी ही सीरीज को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो, जहाँ पे हर अगला टर्म पिछले वाले में कोई नंबर जोड़ के आ जाए। जो नंबर आप यहाँ पे जोड़ते हो उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से उसको रिप्रेजेंट करते हो और उसको आप कहते हो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, मानो मैंने 21 से शुरू किया, फिर मैंने 19 लिखा, फिर मैंने 17 लिखा, देन 15 लिखा एंड सो ऑन। तो हर एक टर्म पिछले वाले में 2 को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। तो ये जो डी का नेचर है, या तो पिछले में कुछ ऐड कर सकता है या पिछले से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेगा, फिर वो जीपी बन जाएगा। तो अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है किसी भी सीरीज में और वो फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ हो रहा है, तो वो एग्जाम्पल है आपका एपी का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो डी इसका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, डी के अलावा भी कोई चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ए मीन्स द फर्स्ट टर्म। अब इसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, और अगर इसमें हम ए एन लगा देंगे तो ये nth टर्म कहलाता है, दिस इज नोन एज nth टर्म। तो इस फर्स्ट टर्म को भी हम A1 बोल सकते हैं। तो A1 इज बेसिकली A इटसेल्फ एंड दैट इज, यहाँ पे n की जगह पे 1 आ गया, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म। तो एक आपका फर्स्ट टर्म हो गया, n nth टर्म हो गया, और अगर n की वैल्यू लिखी है दैट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n लिखने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहला टर्म a होगा, फिर जो दूसरा टर्म होगा उसमें कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी, तो जनरली हम a प्लस डी लिख देते हैं। मतलब पिछले टर्म में मैंने d को ऐड किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, फिर अगला नंबर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इस वाले टर्म में d को ऐड कर दूंगा, एक d और ऐड होके क्या बन जाएगा, a प्लस 2d बन गया। इसी तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। अब आप नोटिस करो, ये है आपका पहला टर्म, दिस इज योर a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो जो आपका लास्ट टर्म होगा, इसको हम nth टर्म बोलते हैं, उसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अच्छा ये कैसे हो गया? तुम देख रहे हो जो ये सबस्क्रिप्ट है इसको मैं n बोल रहा था, nth टर्म बोल रहा था, तो जहाँ पे सबस्क्रिप्ट 2 है वहाँ पे d का कोफिशिएंट 1 है, जहाँ पे सबस्क्रिप्ट 3 है वहाँ पे d का कोफिशिएंट 2 है। तो हो क्या रहा था, d का वही कोफिशिएंट बन रहा था जो n की वैल्यू -1 थी। n जो भी होगा उसमें एक कम करके आप कोफिशिएंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे यू कैन जनरलाइज, ये होता है आपका nth टर्म। तो nth टर्म इज बेसिकली a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका nth टर्म हो जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये हो गया nth टर्म। इसमें और भी फॉर्मूलेज होते हैं, हम उनकी भी अभी बात करेंगे, लेकिन हम AP को एक दूसरे नज़रिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैंने लिखा है 7, 10, 13, 16, 19, तो यहाँ पे ये भी एक AP है, वेर यहाँ पे इसको A1 बोलोगे, इसको A2 बोलोगे, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5 हो गया। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 5 टर्म्स हैं। इन सब में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस दिया आपको, +3, इस तरीके से 3 का डिफरेंस आप देखते जा रहे हो। ठीक है, 3 का डिफरेंस है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक A6 भी लिखना हुआ तो मैं इसमें 3 ऐड कर लूँगा और यहाँ पे 22 लिख दूंगा। तो AP का कोई भी टर्म जनरेट करना मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, D पे और पहले टर्म पे। तो अगर मैं इसी सीरीज का 10वां टर्म निकालना चाहूँ तो मुझे 7, 8 और 9 टर्म लिखना भी नहीं पड़ेगा। आई कैन जस्ट राइट A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब 10 क्यों लिख दिया? क्योंकि n की जगह पे यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या था, 10 था, वही वैल्यू आपको लिखनी थी और लिख भी दी। A7 है, दैट इज द फर्स्ट टर्म, प्लस में 9 इंटू डी, डी इज 3, 9 3 is 27 प्लस 7 34। तो आपका जो 10th टर्म होगा फॉर दिस सीरीज इज 34। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे आप nth टर्म इस AP का निकाल सकते हो जस्ट बाय यूजिंग दिस सिंपल सा nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब AP के बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज कॉन्सेप्ट। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। मानिए जो आपकी AP है वो है 2, 5, 8, 11 एंड 13। ये है आपकी AP। 5 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हो, बस इसमें अभी आपके 5 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर ये 5 टर्म्स आपको गिवन है और मुझे बताना है कि इसका एवरेज क्या है, तो एवरेज आप सबको मालूम है कैसे निकालते हैं, मीन जिसको बोलोगे। तो इट इज़ 2 + 5 + 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज दिस। ठीक है, 2, 5, 8, 11, ये 14 होगा, 3 का गैप है ना, 14 या 16, 16 एंड 8, 32, 40। तो 40/5 आ रहा है और 40/5 होता है 8। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 40/5 ये 8 आया है, ये 8 इस AP में भी मौजूद है। तो आप ये बोल सकते हो द एवरेज इन AP, द एवरेज ऑफ एन AP is always the middle term, is always the middle term। हमेशा मिडल टर्म ही आपका एवरेज होगा। ठीक है, अब ये सिर्फ वैल्यू के साथ नहीं मैटर करता, ये जो टर्म नंबर है उसके साथ भी मैटर करता है। मानिए इनके टर्म नंबर A1, A2, A3, A4, A5 थे, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज जो होगा वो A3 ही होगा। उस पर जो टर्म की वैल्यू होगी वही आपका एवरेज भी होगा। इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब एवरेज का एक फॉर्मूला और होता है, सब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। एवरेज इन AP इज बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ये होता है इसका एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, इसका एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग ऑल दीज नंबर्स, what you could have done is just take the first term and the last term divided by 2, you'll get your average। तो ये हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही डिपेंड करता है और किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ AP में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये पूरी चीज AP के लिए ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब सिर्फ ये भी नहीं, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नहीं लेना। मान लो आपके पास कुछ ऐसा टर्म दिया हुआ है 2, 6, 10, 14, 18 एंड 22। अब देखो इंटरेस्टिंगली इसका अगर आप सेम काम करोगे, जैसे मैंने बोला था एवरेज ऑफ एन AP इज ऑलवेज द मिडल टर्म।
लेकिन जब इसमें मिडल टर्म है ही नहीं, जैसे कि 6 टर्म्स हैं, एक मिडल टर्म तो है नहीं, तो देयर आर 2 मिडल टर्म्स फॉर दिस, दीज आर द मिडल टर्म्स। तो इनके साथ क्या करना है, मिडल टर्म लेना है, इसका भी मिडल ले लो, मतलब एग्जैक्टली बीच में आपका एवरेज आना चाहिए। तो एग्जैक्टली बीच में एवरेज आएगा। तो एवरेज विल ऑलवेज बी, एज आई सेड, द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, जो होता है 24/2, जो होता है 12। तो अगर यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो वो टर्म एग्जैक्टली विजिबल नहीं होगा, बट होगा उस दोनों के बीच में ही, जो 10 और 14 है एग्जैक्टली उसके बीच में ही होगा। तो सिर्फ 2 एंड 22 नहीं, ये जो नंबर्स हैं आप अगर इनको ऐसे ऑर्डर में लेते हो, आपने 2 को 22 के साथ ले लिया तब भी आपको एवरेज मिलेगा, आपने 6 को 18 के साथ लेके डिवाइड बाय 2 किया तब भी आपको सेम नंबर मिलेगा, आपने 10 को 14 के साथ लेके किया तब भी आपको सेम नंबर ही मिलेगा। तो एपी की ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो आपको समझनी ज़रूरी है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये है एपी के एवरेज कंसेप्ट का पूरा सीन। अब मोस्टली ना इसके फॉर्मूलेस की हम बात कर लेते हैं, एपी के फॉर्मूलेस की। तो एवरेज का कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया। तो एवरेज आप कैसे निकालते हो, एवरेज आप निकालते हो सम अपॉन एन से, ठीक है, जो सम ऑफ ऑल द टर्म्स होते हैं एन होता है, एपी में भी काम करता है, नॉर्मल टर्म्स में भी काम करता है। तो अगर इसका सम निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू दी एवरेज, एन इंटू दी एवरेज। ऑल्सो वी नो दैट कि जो एवरेज होता है किसी भी एपी के अंदर वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला भी आपका क्रिएट हो जाता है कि अगर आपको सम ऑफ द सीरीज निकालनी है, जनरली मेन क्वेश्चन आपके सम पे ही बनते हैं, अगर आपको सम ऑफ द सीरीज निकालनी है किसी भी एपी के लिए तो ये फॉर्मूला आपका एग्जिस्ट करता है। अब इसी को मॉडिफाई कर करके हम दूसरे फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं। सम की वैल्यू n/2 को हम एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट टर्म को वी कॉल एज a, और लास्ट टर्म बेसिकली जो उसका nth टर्म होता है वी कॉल इट एज a प्लस n-1 इंटू डी। ये f की वैल्यू लिख दी, ये मैंने l की वैल्यू लिख दी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो सम कितना आ जाएगा, सम विल बी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई नो भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है, ये सारी चीज़ें पता है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। सिर्फ इस फॉर्मूले को नहीं, मैं चाहता हूँ आप इस फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करो। सम क्या होता है, n इंटू दी एवरेज। क्यों इस पे फोकस करने को मैं बोल रहा हूँ अभी बस आगे देखते। मेजर अगर आपको फॉर्मूले से जाना है तो ये है आपका फॉर्मूला या फिर ये है आपका फॉर्मूला, इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ है, बट मैं आपका जो ध्यान है थोड़ा उस पर ले जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी मुझे सिर्फ बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो मुझे एवरेज निकालने के लिए इनका सम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये एपी में है, 3 का डिफरेंस है। तो एवरेज को आप डायरेक्टली बोल सकते हो भाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 93 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 46.5, ये हो जाएगा इसका एवरेज, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एवरेज। अगर आपको इसके नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने हैं वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने बोला इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कैन बी डिनोटेड एज a1 या फिर a, और जो लास्ट टर्म होता है इस AP को यहाँ पे खत्म कर दिया इन्होंने तो हम इसको an बोलते हैं। और वी नो दैट कि जो an होता है दैट इज जस्ट a प्लस n-1 इंटू डी। तो an यहाँ पे 90 है, a की वैल्यू 3 थी, प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू भी यहाँ पे 3 है क्योंकि 3 का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको दे रखा है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इधर जाके ये 87 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 29 इज इक्वल्स टू n-1, तो n आ जाएगा 30। तो इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं, इस AP के अंदर आपके 30 टर्म्स हैं। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझो। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि इस पूरे का सम क्या है, एवरेज तो आपने बता दिया, बढ़िया। अगर मैं आपसे सम बोलूंगा तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, आपको एवरेज पता है। सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू द एवरेज। तो बेसिकली आपको बस यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 46.5 से, दैट्स इट। ये इस पूरे का सम निकल के आपका आ जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई 465 इंटू 3, दैट इज
3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 3 4 ज़ा 12, 1395 एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, 1395 इज योर फाइनल आंसर। तो एवरेज में अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका सम भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था आपको इस वाले फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन इस पे या उस पे, क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। अब देखो 70th टर्म निकालना है यहाँ पे मैं, तो सबसे पहले तो भाई कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करो। ये 5 का डिफरेंस है, ये 5 का। मैं +5 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है। ये जो डिफरेंस है बेटा, ये नेगेटिव डिफरेंस भी हो सकता है, इसलिए प्लस और माइनस लिखना ज़रूरी है। तो मुझे A70 निकालना है, तो A70 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? द फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 दैट इज 70 - 1 d। तो पहला टर्म मेरा 3 था और ये 69 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस देखो 75 ज़ा 350, उसमें से 5 हटा तो 345 हो जाएगा। तो दिस इज 345। तो फाइनल आंसर इज 348। ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर द 70th टर्म। ठीक है, अब इसका अगर आपको सम निकालना है तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, बट वो तो ऑलरेडी पता है 70 टर्म्स हैं। तो 70/2 ब्रैकेट में पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज 348। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे विच इज 35 × 351। दिस इज योर आंसर। जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आए ये इसका सम आ जाएगा। तुम नोटिस करो मैंने इसमें एवरेज निकालने की तकलीफ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि मुझे पहला टर्म पता है, मुझे आखिरी टर्म पता है, मैं आराम से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कोई दिक्कत है एवरेज निकालने की ज़रूरत है? तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आपको एवरेज निकालना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो वी हैव अ फ्यू मोर शीट्स टू गो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। So question says if 27th term of an AP is 35 and 35th term of the same AP is 47, find the sum of the first 85 terms of this AP। बढ़िया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको हम सिंबॉलिक वे में लिख लेते हैं। जो 27th टर्म है AP का वो 35 है और जो 35th टर्म है वो आपका 47 है। ठीक है, ऑब्वियसली आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो A + 26D। ये मैंने बताया ना, A27 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 35 दे दिया और A + 34D इसको 47 दे दिया। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से आप माइनस कर दो, थोड़ा सा जल्दी काम करना सीखो। ये 8D आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ठीक है, D आ गया 1.5, आप A भी निकाल सकते हो। तो एक तरीका ये होता है D निकाल के फिर आप A निकाल के क्वेश्चन में सम वाला फॉर्मूला रख दो। ठीक है, A की वैल्यू निकालो, फिर D की वैल्यू निकालो, फिर सम का फॉर्मूला रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन व्हाट्स इवन बेटर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आपको देखो यहाँ पे 85 टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको करना यह है A1 + A2 + सो ऑन टिल A85 तक आपको 85 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या A और D की वैल्यू, इसमें आप एवरेज कंसेप्ट से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे? अब इसका जो एवरेज आएगा, देखो मैंने ना पहला टर्म निकाला ना मैं आखिरी टर्म निकाल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, A1 + A85 / 2। अब 85 + 1 86 होता है, ये A43 हो जाएगा। ये 43 कहां से आ रहा है? बेसिकली ये जो सब्सक्रिप्ट्स है ना, इनको ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। इनकी सब्सक्रिप्ट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे टर्म नंबर मिल जाएगा कि मेरा बीच का टर्म कौन सा है। एक बार अगर मुझे बीच का टर्म मिल जाए, मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत आराम से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एवरेज का कंसेप्ट समझ में आ गया? तो सम कैसे निकल आएगा? जितने आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं और जो भी एवरेज वैल्यू है विच इज 43। अब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A and D सेपरेटली, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ A 43, उसको मैं 85 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पूरे 85 टर्म्स का सम मिल जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, देखो ये तो भाई मेथड नंबर 1 था, यू कैन कॉल दिस एज मेथड 1, लंबा मेथड है, यू कैन इग्नोर दिस। अब A27 को मैं 35 बोल रहा हूँ और A35 को मैं 47 बोल रहा हूँ। ठीक है, यहां से यहां का जो डिफरेंस है 12 का है, वही हमने भी देखा भी था, और यहां से यहां का डिफरेंस 8 टर्म्स का है, 8 टर्म्स का डिफरेंस है। मुझे चाहिए क्या? मुझे A43 चाहिए, और A35 से A43 तक कोइंसिडेंटली अभी भी 8 टर्म्स का ही डिफरेंस है।
तो अगर इधर 8 टर्म्स 12 कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो इधर वाले 8 टर्म्स भी कितने 12 ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि एपी होता है फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स में फिक्स डिफरेंस आपको देता है। तो अगर 8 टर्म्स यहाँ पे आपको 12 दे रहे थे, 12 का गैप दे रहे थे, तो अगले 8 टर्म्स भी 12 का ही गैप देंगे। तो 12 का गैप यहाँ पे आपका 59 बन जाएगा। तो A43 59 आ गया विदाउट एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, अपना दिमाग खोलो थोड़ा इस जगह पे, एप्टीट्यूड एग्जाम दे रहे हो, ये कर सकते हो नो डाउट। इट विल कॉस्ट यू सम अ फ्यू मोर सेकेंड्स, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें भी टाइम, बट आप अगर अपना दिमाग खोलने की कोशिश करके ये समझोगे तो काफ़ी चीज़ें अपने पॉइंट्स में समझ पाओगे। तो यहाँ से आपको सम मिल जाएगा 85 इंटू 59 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। जो भी आए मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एपी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। हाँ, मुझे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि 2a + n-1d में रख दोगे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और वो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करने का। लेकिन इस चीज़ को समझो, ये नई चीज़ है और अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 14। ओके, थर्ड टर्म बोल रहा है इस एपी का 14 है, तो A3 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। वाइल द नाइन्थ टर्म ऑफ द सेम एपी इज 2 more than thrice द थर्ड टर्म, और जो नाइन्थ टर्म है वो 2 more than thrice द थर्ड टर्म है। ये कुछ ऐसा बोल रहा है 2 more than thrice द थर्ड टर्म, तो 2 + 3 इंटू 14 44 हो जाएगा। तो A9 की वैल्यू 44 है। तो यहाँ से देखो वही सॉल्व कर सकते हो, A + 2d की वैल्यू 14 हो गई, और A9 का मतलब है A8d की वैल्यू जो है 44 हो गई, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे 6d की जो वैल्यू है वो 30 मिल जाएगी, और d की वैल्यू आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगी। एक बार d आ जाएगा यहाँ पे रखो, देखो आसान है इसको सॉल्व करना। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, डेसिमल में था, रखना पड़ता, मेहनत लगती, तो इसमें आप आराम से रख सकते हो। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे, इधर d को इधर डाल के, तो 2 5 10 माइनस कर दोगे तो A4 आ गया। अब आपको आपका a पता है 4 है, d पता है 5 है, और आपको सम निकालना है 10 टर्म्स का। तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 मतलब 9 इंटू 5, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो 10/2 इंटू में 9 5 45, 45 and 8 is 53, तो 5 into 53 will be your answer, which is 265. 265 is the final answer. So sum of first 10 terms of this AP is 265. I hope ये भी समझ में आ गया होगा। चलो भाई, क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब देखो, जो कैट के क्वेश्चंस हैं वो हम एक डेडिकेटेड वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि एपी वर्क कैसे करता है डिफरेंट मैनर से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -74 -70 -74 -67 एंड -60। देखो बेटा, -74 है, फिर -67 है, माइनस का 60 एंड इस तरीके से चलता जा रहा है। यहां से हम यहां कैसे पहुंचे, 7 को ऐड करके। रिमेंबर प्रीवियस टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो a की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव है, -74 है, लेकिन जो d है वो +7 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मस्ट बी टेकन सच दैट, हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू बतानी है, सच दैट देयर सम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है जो सम ऑफ n टर्म्स है वो n² होना चाहिए। तो इसमें बहुत मेहनत है नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है और कुछ भी नहीं करना। सम ऑफ n टर्म्स विल बी n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। d भी पता है, a भी पता है, हर एक चीज हमें पता है। सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पे n² बोल दिया गया है, ये है n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस का 74 प्लस में n-1 का 7, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से n की एक पावर कैंसिल आउट हो गई। इस 2 को आप इधर ही भेज दो, ज़्यादा बेटर है। ये बन जाएगा 2n इज इक्वल्स टू -74 का डबल करोगे ये आ जाएगा 8 और ये 14, तो माइनस का 148 आ गया, प्लस में 7n और माइनस में 7। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इधर आके ये 5n बन जाएगा, एक सेकेंड, 7n 74 8 7n माइनस का 7,
ओके जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इधर आके ये 5n बन जाएगा, ये -148 -7 माइनस का 155 हो गया, इधर जाके ये 155 बन जाएगा। तो 5n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 155, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 31। तो देयर आर 31 सच टर्म्स जब इस AP के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका स्क्वायर इस सीरीज के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब लास्ट एक कंसेप्ट है, जब हम टर्म्स अज्यूम कर रहे हो किसी भी AP में तो उसको अज्यूम कैसे करते हैं। मान लो कि भाई 3 चीज़ों का प्रोडक्ट दिया है, 3 चीज़ों का सम दिया है, तो व्हेन यू आर अज्यूमिंग 3 टर्म्स, तो आपके जो टर्म्स होंगे A1 A2 एंड A3 ये कैसे दिखने चाहिए वो मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो हम इस A2 को A बोलते हैं, A1 को A माइनस डी बोलते हैं और इसको A प्लस डी बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसा करने का रीज़न क्या है कि जब भी आप इसका सम करो ये D और D कैंसिल आउट होकर सिर्फ A की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, फिर D निकाल सकते हो। तो ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए और कुछ भी नहीं है। जब हम 4 टर्म्स का अजम्पशन करते हैं कि 4 टर्म्स आपको लेने हैं, तो 4 टर्म्स में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, A1, A2, A3, A4। मैंने आपको क्या बोला, ऐसा टर्म लेना है कि कैंसिल आउट हो जाए एडिशन करते हुए। अब आपको ये भी मेंटेन रखना है कि भाई इसमें मैंने D ऐड किया तो मुझे A मिला, इसमें मैंने D ऐड किया तो मुझे A मिला, मतलब एक फिक्स डिफरेंस ऐड होना चाहिए। अगर डिफरेंस फिक्स नहीं है तो आपका AP गलत है, बट ये एकदम परफेक्ट AP बना। यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको A माइनस डी लूंगा और इसको मैं A प्लस डी लूंगा, ये A2 और A3 हो गए, इनको ऐड करोगे सिर्फ A बचेगा। तो इसी तरीके से मैं इसको लूंगा A माइनस का 3D, नॉट 2 बट 3D, और इसको मैं लूंगा A प्लस का 3D। अगर आप नोटिस करो इसमें और इसमें जाने में मुझे 2D को ऐड करना पड़ा, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैं 2D और D दोनों ही ऐड कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। A माइनस डी से A प्लस डी जाने के लिए भी मैंने 2D ऐड किया है, फिर A प्लस डी से A प्लस 3D जाने में मैंने 2D ऐड किया। तो एज लॉन्ग एज आई एम एडिंग अ डिफरेंट कॉन्स्टेंट विद अ कॉन्स्टेंट सम, कॉन्स्टेंट वैल्यू, आई एम गुड टू गो, बिल्कुल सही कर रहा हूँ काम। मान लीजिए आपको 5 टर्म्स ऐड करने हो, 5 टर्म्स को अज्यूम करना हो एक AP में, तो ये भी आसान बन जाता है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना आसान है, इवन में ही थोड़ा परेशान हो सकते हो, A4 एंड A5। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने के लिए बीच वाले को हमेशा A लेना है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बीच वाले में हमेशा A रहेगा, इसके बाजू वाला A प्लस डी, उसके बाजू वाला A प्लस 2D। अब इससे पहले वाला जो होगा A माइनस डी होगा, उससे पहले वाला जो होगा A माइनस 2D होगा। ये एक प्रॉपर AP बनी हुई है, आप देख सकते हो, दिस इज अ प्रॉपर AP एंड डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब अजम्पशन करना हो टर्म्स का, आपको इस तरीके से टर्म्स को अज्यूम करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ GP एंड AGP। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।